हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेएमडी क्लासेज। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम 18 से 22 मार्च तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि कर्नाटक राज्य में। ठीक है, कर्नाटक के आईटी मंत्री सीएन अश्वथ नारायण ने भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया। डिजिटल वाटर डाटा बैंक विभिन्न संस्थानों से प्राप्त जल डेटा की एक सूची है। यह पानी के विभिन्न पहलुओं के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है। यह सुरक्षित जल दुनिया को प्राप्त करने के लिए साक्ष्य आधारित नीतियां और निर्णय लेने में मदद करता है। ठीक है, तो भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है, कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो उसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक राज्य। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने हेतु किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 15 मार्च को। ठीक है, इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जा रहा है? 15 मार्च को मनाया जा रहा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव को पाकिस्तान द्वारा इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC की ओर से पेश किया गया था। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित किया गया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा यूक्रेन के लिए 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नई सैन्य सहायता की घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि अमेरिका द्वारा। ठीक है, हाल ही में अमेरिका द्वारा यूक्रेन के लिए 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नई सैन्य सहायता की घोषणा की गई है। इसमें 800 अतिरिक्त स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, 9000 एंटी टैंक हथियार, कामिकेज या आत्मघाती ड्रोन सहित 100 सामरिक ड्रोन शामिल हैं। ठीक है, कामिकेज क्या है? तो कामिकेज जो है ये मानव रहित विमान हैं जो हथियारों की श्रृंखला का हिस्सा हैं और रूस के खिलाफ लड़ाई में सहायता के लिए अमेरिका द्वारा यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पैरो डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व के कई देशों में गौरैया पाई जाती है। यह दिवस लोगों में गौरैया के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उसके संरक्षण के लिए मनाया जाता है। बढ़ते प्रदूषण सहित कई कारणों से गौरैया की संख्या में काफ़ी कमी आई है और इसके अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस वर्ष विश्व गौरैया दिवस 2022 की थीम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे याद रखना, आई लव स्पैरो। ये 2022 की थीम है। बात करें अगर पहली बार कब मनाया गया था, तो विश्व गौरैया दिवस पहली बार 2010 में मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2022, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2022 की थीम क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है। ये दिवस लोगों के जीवन में खुशी के महत्व को चिन्हित करने के लिए दुनिया भर में हर साल मनाया जाता है। साल 2022 में इसकी थीम है कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। ठीक है, यह दिन मानव के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत के रूप में खुशी को पहचानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने रिलेटिविस्टिक क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर यानी कि RKA विकसित किया है जो अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट कर सकता है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि चीन ने। ठीक है, चीन ने हाल ही में एक माइक्रोवेव मशीन जिसका नाम है रिलेटिविस्टिक क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर
विकसित की है जो अंतरिक्ष में उपग्रहों को जाम या नष्ट कर सकती है। ये डिवाइस के बेड में 5 मेगावाट का वेव फर्स्ट उत्पन्न कर सकती है। ये नागरिक और सैन्य दोनों ही उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है। निर्देशित ऊर्जा हथियार यानी कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स दुश्मन के उपकरण या कर्मियों को नुकसान पहुंचाने के लिए केंद्रित विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। किस देश ने वर्ष 2021 में अपनी संचयी स्थापित क्षमता में रिकॉर्ड 10 गीगावाट सौर ऊर्जा की वृद्धि की है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा प्यारा भारत, ऑप्शन सी। ठीक है, भारत ने 2021 में अपनी संचयी स्थापित क्षमता में रिकॉर्ड 10 गीगावाट सौर ऊर्जा की वृद्धि की। ये वृद्धि 12 महीनों के दौरान उच्चतम क्षमता वृद्धि रही है। इसके साथ ही सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वर्ष दर वर्ष लगभग 200% की वृद्धि दर्ज की गई है। ऊर्जा क्षमता में वृद्धि के बाद भारत सौर ऊर्जा विस्तार के मामले में 5वें स्थान पर आ गया। तो ये भी याद रखना, सौर ऊर्जा के मामले में भारत का जो स्थान है वो 5वां है। और ये 709 गीगावाट की वैश्विक संचयी क्षमता में लगभग 6.5% यानी कि लगभग 6.5% का योगदान देता है भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है? डीप ओशन मिशन लॉन्च किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है। डीप ओशन मिशन भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करने हेतु एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। इससे पहले पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी का मसौदा भी तैयार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब निम्न में से किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कैरोलिना ब्लावस्का। कैरोलिना ब्लावस्का ने प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीत लिया है। ठीक है, कहाँ की हैं? तो पोलैंड की हैं। मिस पोलैंड कैरोलिना ब्लावस्का ने हाल ही में प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है। मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट 2019 का खिताब भारतीय मूल की जमैका की टोनी एंसिंग ने जीता था। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को दुनिया की सबसे पुरानी अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता के रूप में जाना जाता है। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में एक ब्रिटिश टेलीविजन होस्ट एरिक मार्ले ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आयुध निर्माण दिवस यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे हर साल किस दिन या किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 18 मार्च को। आयुध निर्माण दिवस कब मनाते हैं? 18 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, आयुध निर्माण दिवस हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। और भारत की सबसे पुरानी आयुध निर्माण जो कोलकाता के कोशीपुर में है, इसका उत्पादन मार्च 1802 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि टोयोटा ने लॉन्च किया है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना इस वाहन का नाम टोयोटा मिराई है। ये भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसका उद्देश्य देश में ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। ये हाइड्रोजन से चलता है, तो ये याद रखना कि ये हाइड्रोजन से चलता है और पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी के नाम पर ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मेडागास्कर में। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में मेडागास्कर की राजधानी में महात्मा गांधी के नाम पर ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया है, तो ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिशांक ऐप जो है किस भारतीय राज्य का भूमि डिजिटलीकरण एप्लीकेशन है?
तो दिसांक जो है ये कर्नाटक के लिए लॉन्च किया गया है, कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। राज्य की भूमि का डिजिटलीकरण करेगा दिशांक ऐप। ठीक है, दिशांक एप्लीकेशन कर्नाटक द्वारा सभी भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए लागू किया गया है। इससे पारदर्शिता आने और भूमि संबंधी विवादों में कमी आने की उम्मीद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट पारित कर डे लाइट सेविंग टाइम को स्थायी बना दिया है? DST को स्थायी बना दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका की सीनेट ने सर्वसम्मति से डे लाइट सेविंग टाइम यानी कि DST को स्थायी बनाने वाला कानून पारित किया। इसने सर्दियों के आगमन और प्रस्थान के साथ साथ घड़ियों को आगे और पीछे करने की प्रथा को समाप्त कर दिया है। एक कानून में हस्ताक्षर किए जाने के बाद प्रत्येक नवंबर में घड़ियों को मानक समय से 1 घंटे पीछे करने की जो प्रथा थी वो बंद हो जाएगी और DST जो है ये पूरे वर्ष प्रभावित रहेगा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO द्वारा नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जारी किया गया है। हाल ही के अपडेट के अनुसार भारत की शहरी बेरोजगारी दर 2021 की अप्रैल-जून तिमाही में बढ़कर 12.5% हो गई, जबकि जनवरी-मार्च तिमाही में यह 9.5% लगभग थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि नई दिल्ली में। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा ने भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान नई दिल्ली में बातचीत की। इस बैठक के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि जापान अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन जो कि जापानी मुद्रा है या 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। जापानी सरकार के प्रमुख के रूप में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की ये पहली भारत यात्रा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय में जैविक और विषैले हथियार सम्मेलन यानी कि बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन की वकालत की है? तो इसका करेक्ट आंसर है UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैविक और विषैले हथियार सम्मेलन की वकालत की है। भारत ने घोषणा की कि वो BTWC यानी कि बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन को एक प्रमुख गैर भेदभावपूर्ण निशस्त्रीकरण कन्वेंशन के रूप में अत्यधिक महत्व देता है, जो सामूहिक विनाश के हथियारों की एक पूरी श्रेणी को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 17 मार्च को मनाई जाती है। ठीक है, 17 मार्च 2022 को भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की जयंती मनाई गई। 1 फरवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते समय नष्ट हो गया। इस दुर्घटना में कल्पना चावला समेत सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। कोलंबिया पृथ्वी पर लैंड करने से केवल 16 मिनट दूर था। यह कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट का 28वां मिशन था। दरअसल ये हादसा शटल के बाएं विंग में एल्यूमिनियम हीट इंसुलेटिंग टाइल के क्षतिग्रस्त होने के कारण हुआ था। ठीक है, बात करें अगर हम कल्पना चावला की, तो कल्पना चावला का जन्म 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद 1982 में वे अमेरिका चली गई थी। 1984 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से
एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने पीएचडी भी की। कल्पना चावला ने 1988 में नासा में अपना करियर शुरू किया। अप्रैल 1991 में वे अमेरिका की नागरिक बनी। 1996 में उनका चयन पहली उड़ान के लिए किया गया। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन नवंबर 1997 को शुरू हुआ था। इस मिशन के लिए 6 अंतरिक्ष यात्रियों के क्रू के लिए स्पेस शटल कोलंबिया का उपयोग किया गया था। इसके साथ ही कल्पना चावला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी। ठीक है, दूसरी बार अंतरिक्ष उड़ान के लिए कल्पना चावला का चयन सन 2000 में किया गया था, परंतु इस उड़ान को तकनीकी खामियों के कारण कई बार स्थगित किया गया। जनवरी 2003 को पुनः कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई। शटल के बाएं विंग में एल्यूमिनियम हीट इंसुलेटिंग टाइल के क्षतिग्रस्त होने के कारण लैंडिंग से कुछ ही देर पहले स्पेस शटल कोलंबिया दुर्घटना का शिकार हो गया और इसमें सवार सभी 7 अंतरिक्ष यात्री इस दुर्घटना में मारे गए थे। इस मिशन के 7 सदस्य थे। एक तो थे रिक डी हस्बैंड, दूसरे थे विलियम सी मैकमूल, तीसरे माइकल पी एडरसन, चौथी कल्पना चावला, 5वें लारेल क्लार्क थे और 6वें थे एलान रामोन। ठीक है, कुल 7 सदस्य थे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल महाकुंभ 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? खेल महाकुंभ 2022 का आयोजन हुआ है गुजरात में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, खेल महाकुंभ 2022 खेल महाकुंभ का 11वां आयोजन है। इसे गुजरात के अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया। खेल महाकुंभ गुजरात सरकार द्वारा आयोजित एक वार्षिक खेल प्रतियोगिता है। इसे 2010 में शुरू किया गया था और इसने गुजरात में खेलों में क्रांति ला दी है। 2010 में पहले खेल महाकुंभ में 16 खेलों को शामिल किया गया था। 2019 के खेल महाकुंभ में 36 खेलों को और 26 पैरा स्पोर्ट्स को शामिल किया गया था। खेल महाकुंभ के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। खेल महाकुंभ 2022 में भाग लेने के लिए न्यूनतम 9 वर्ष का कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करा सकता है। चूँकि कोई आयु सीमा नहीं है, इस आयोजन में गुजरात के लोगों की भारी भागीदारी होगी, जो 1 महीने में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। विभिन्न आयु समूहों के लिए अलग अलग खेल भी हैं। बात करें अगर हम खेलों की, तो पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के खेल आयोजित किए जाते हैं। कबड्डी हो गया, खो खो, रस्साकसी, योगासन, मल्लखंब, टेनिस, तलवारबाजी, ये सारे इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा वाला राज्य बन गया है नागालैंड। नागालैंड विधानसभा बन गई है भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा। ठीक है, नागालैंड विधानसभा पेपरलेस बनने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाली भारत की पहली राज्य विधानसभा बन गई है। नीवा एक प्रकार की कार्य प्रवाह प्रणाली है जिसे एनआईसी क्लाउड मेघराज पर तैनात किया गया है, जो सदन के अध्यक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करता है और सदन के विधायी कार्य को कागज रहित तरीके से संचालित करने में मदद करता है। नेवा का उद्देश्य देश की विधायिकाओं को एक मंच पर एक साथ लाना है। नेवा के कार्यान्वयन के लिए खर्च को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा 90 और 10 के बंटवारे के आधार पर वित्त पोषित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नई खेल नीति 2022 से 27 का अनावरण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि गुजरात राज्य द्वारा। ठीक है, नई खेल नीति का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? गुजरात राज्य द्वारा। खेल नीति 2022-27 की अगर हम बात करें तो खेल नीति 2022 से 27 का उद्देश्य गुजरात में खेल परिदृश्य को बदलना है। इस नीति के माध्यम से गुजरात सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करके और सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। सरकार शौकिया और पेशेवर खेल लीग भी आयोजित करना चाहती है।
गुजरात में कुशल खेल प्रशासन लागू करना चाहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में शुरू हो रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि हरियाणा राज्य में। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन हरियाणा राज्य के फरीदाबाद में हो रहा है। 19 मार्च 2022 से 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में शुरू हो चुका है। ये मेला 4 अप्रैल तक चलेगा। इस मेले का उद्घाटन हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। कोविड-19 के कारण 2 साल के अंतराल के बाद इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला देश के हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करेगा। इस वर्ष इस मेले में जम्मू और कश्मीर ये थीम स्टेट के रूप में शामिल है। ठीक है, तो थीम स्टेट कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। ये विभिन्न कला रूपों और हस्तशिल्प के माध्यम से अपनी अनूठी संस्कृति और समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करेगा। इस मेले में वैष्णो देवी मंदिर की प्रतिकृतियां, अमरनाथ मंदिर, कश्मीर से वास्तुकला इस साल मुख्य आकर्षण होंगे। इस आयोजन में 20 से अधिक देश भाग ले रहे हैं और इस बार पार्टनर देश उज्बेकिस्तान है। ठीक है, ये मेला दोपहर 12:30 बजे से रात 9:30 बजे तक जनता के लिए खुला रहेगा। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की अगर हम बात करते हैं तो सूरजकुंड मेले का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में किया जाता है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला तो हस्तशिल्प को बढ़ावा देना। इसमें देश भर के हथकरघा शिल्पकारों को आमंत्रित किया जाता है। पीछे छूट रहे अथवा ऐसे शिल्पों को लोगों के सामने लाना जिनके बारे में लोग कम जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को कॉन्टिनेंटल यूरोप सिंक्रोनस एरिया से जोड़ा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यूक्रेन को जोड़ा गया है। कॉन्टिनेंटल यूरोप सिंक्रोनस से किसको जोड़ा गया है? यूक्रेन को जोड़ा गया है। ठीक है, यूक्रेन को हाल ही में कॉन्टिनेंटल यूरोप सिंक्रोनस एरिया में जोड़ा गया है क्या ये? तो ये एक विद्युत ग्रिड है जो महाद्वीपीय यूरोप के अधिकांश भाग में फैला हुआ है। ये कदम यूक्रेन को रूस से अपने पावर सिस्टम को अलग करने की अनुमति देगा। हालांकि इस कदम की योजना 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान लॉन्च किया है कर्नाटक राज्य ने। किसने? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक के हसन क्षेत्र में इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? कर्नाटक के हसन क्षेत्र में। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हिस्सा है। इस अभियान का उद्देश्य देश के सभी किसानों को अपनी फसल का बीमा करने के लिए प्रेरित करना है। इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा लेने वाले प्रत्येक किसान को पॉलिसी के दस्तावेज उनके दरवाजे पर मिलेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न होने वाली फसलों के नुकसान से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पेश किया गया था। पिछले 6 वर्षों में लगभग 36 करोड़ किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। प्राकृतिक आपदा से जिन किसानों की फसल खराब हुई है उन्हें 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा दिया जा चुका है। पहले इस योजना के तहत कृषि ऋण लेने वाले किसानों के लिए बीमा अनिवार्य था, लेकिन 2020 में इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल रिच 2022 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। ठीक है, और वर्ल्ड लिस्ट में इनका 9वां स्थान है। हाल ही में हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 जारी की गई है। इस सूची के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 103 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। इसमें पिछले साल के मुकाबले 20 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। इस सूची के मुताबिक मुकेश अंबानी भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इस सूची में भारत के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति गौतम अदानी हैं। उनकी नेटवर्थ 81 अरब डॉलर है। गौरतलब है कि गौतम अदानी की नेटवर्थ में पिछले साल के मुकाबले 49 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है।
गौतम अडानी विश्व में 12वें सबसे धनी व्यक्ति हैं और मुकेश अंबानी का स्थान इसमें 9वां है। ठीक है, ये रहे आपके मुकेश अंबानी जी और ये रहे गौतम अडानी जी। ठीक है, विश्व के 5 सबसे धनी व्यक्तियों में मार्क जुकरबर्ग शामिल हैं, दूसरे हैं जेफ बेजोस, तीसरे हैं बर्नार्ड अर्नाल्ट, चौथे हैं बिल गेट्स और 5वें हैं वारेन बफेट। ठीक है, सो ये रहे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।